हाय गाइज, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 28 सितंबर 2021। तो 28 सितंबर 2021 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट तथा शेयर करना न भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे तरफ से आने वाले सभी अपडेट्स आपको जल्दी अपडेट हो जाए। चलिए बिना देर किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 25 सितंबर को। विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर साल 25 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। स्वास्थ्य में सुधार में फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। यह दिन इस संगठन की परिषद के साथ साथ इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन यानी कि FIP की एक पहल थी। इस वर्ष की थीम है फार्मेसी हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए भरोसेमंद। दैट मीन्स फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर यूथ हेल्थ, यानी कि यह 2021 विश्व फार्मासिस्ट दिवस का थीम है। अब जान लेते हैं इस दिवस की हिस्ट्री के बारे में। इस दिन को 2009 में FIP काउंसिल इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन या फेडरेशन इंटरनेशनल फार्मास्यूटिक द्वारा इस्तांबुल जो कि तुर्की में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज से नामित किया गया था। दिन का उद्देश्य फार्मेसी और स्वास्थ्य के मामलों में उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले सकारात्मक लाभों और ध्यान आकर्षित करना है और FIP अपने सभी सदस्यों को इस आयोजन को सफल बनाने के लिए भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। अब जान लेते हैं इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में। इसकी स्थापना 25 सितंबर 1912 में की गई थी तथा वर्तमान में इस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं डोमिनिक जॉर्डन। अब चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह भी 25 सितंबर को मनाया गया है, अन्य ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 25 सितंबर। भारत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। अंत्योदय का अर्थ गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान या अंतिम व्यक्ति का उत्थान, अपलिफ्टिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर और राइज द लास्ट पर्सन है। इस वर्ष का अंत्योदय का यह सेंस है, मतलब कि इसका अर्थ है। यह दिन मोदी सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को घोषित किया गया था और आधिकारिक तौर पर 2015 से मनाया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। 1916 में मथुरा में पैदा हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं में से एक थे जिनसे बाद में भाजपा का उदय हुआ। वे 1953 से 1968 तक भारतीय जनसंघ के नेता रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय एक मानवतावादी, अर्थशास्त्री, पत्रकार, दार्शनिक और सक्षम राजनेता थे। यह इमेज में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनके नाम पर एक स्टेशन भी यूपी में है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, जिसे पहले मुगलसराय स्टेशन के नाम से जाना जाता था। अब चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 27 सितंबर को। कल ही के दिन विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और यह प्रदर्शित करना है कि दुनिया भर में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को कैसे प्रभावित करता है। चल रहे महामारी के समय पर्यटन क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले साल महामारी के परिणाम स्वरूप 90% विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड जो हेरिटेज साइट होते हैं बंद हो गए थे और ग्रामीण समुदायों के युवा बेरोजगार हो गए थे। इस वजह से विश्व पर्यटन वर्ष 2021 का थीम रहा है समावेशी विकास का पर्यटन, यानी कि टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। UNWTO ने इस पर्यटन आंकड़ों से परे देखने और यह स्वीकार करने के लिए अवसर के रूप में नामित किया है कि हर साल के पीछे एक व्यक्ति है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के बारे में बात हुई तो जान लेते हैं। इसका मुख्यालय है मैड्रिड, स्पेन में। इसका प्रमुख है अभी जुराब फोलोली सवली। इसकी स्थापना
1974 में 1 नवंबर को की गई थी। अब चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का चौथा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों कल करंट अफेयर्स हो नहीं पाया था, जिसकी वजह से डेज हमारे आज क्वेश्चन के में 5 से 6 डेज हैं, क्योंकि डेज पढ़ना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम सभी करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे जो कि कल नहीं हो पाया था। तो जान लेते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 26 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र हर साल 26 सितंबर को परमाणु हथियारों से पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है, जिनका उद्देश्य परमाणु हथियारों से मानवता के लिए उत्पन्न खतरे और उनके पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह जनता और उनके नेताओं को ऐसे हथियारों को खत्म करने के वास्तविक लाभों और उन्हें बनाए रखने की सामाजिक और आर्थिक लागतों के बारे में शिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। अब बात हुई कि संयुक्त राष्ट्र हर साल मनाता है, तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएसए में। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। अभी एंटोनियो गुटेरस यहाँ का महासचिव हैं, यानी कि यूएन के भी महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। तो इतना बात हम लोग जान लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस के बारे में, क्या इस दिन का उद्देश्य रहता है इसके बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिले के काजा गांव में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन 500 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य वाहन के प्रदूषण की जांच करना और क्षेत्र में स्वस्थ और हरित वातावरण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। भारत इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी पारिस्थितिकी तंत्र में अच्छी तरह से काम कर रहा है। बात हुई हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो हम हिमाचल के बारे में जान लेते हैं। यह है भारतीय मैप में हिमाचल प्रदेश, जो कि रेड कलर से यहाँ पर डिनोटेड है। शिमला यहाँ की राजधानी है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी यहाँ का राज्यपाल हैं, जो कि जुलाई में चेंज हुए थे। मुख्यमंत्री यहाँ का है जयराम ठाकुर जी। 4 लोकसभा सीट है, 3 राज्यसभा सीट है, कुल यहाँ पर 68 विधानसभा सीट है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदरकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, सिंबलवाला नेशनल पार्क, यहाँ का सभी नेशनल पार्क फेमस नेशनल पार्क हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया नामक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक हाल ही में रिलीज हुआ है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है विजय गोखले, यानी कि ऑप्शन 20 का सही जवाब है। यह है पुस्तक जिसको बताया गया विजय गोखले द्वारा लिखित पुस्तक द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। यह पुस्तक है जिसके लेखक अभी लेखक लिखे हैं इनका विजय गोखले जी। इस नई पुस्तक में भारत के पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले 6 ऐतिहासिक और हालिया घटनाओं के प्रिज्म के माध्यम से भारत चीन संबंधों की गतिशीलता को उजागर करते हैं। उनकी पहली पुस्तक तियानमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ ए प्रोटेस्ट था। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट शैडो द प्रोजेक्ट इन इंडिया चाइना रिलेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, यानी कि निरुपमा राव, यानी ऑप्शन ई इसका सही जवाब है। यह पुस्तक जिसके लेखक है निरुपमा राव, द फ्रैक्चर्ड हिमालयन इंडिया चाइना थी। द फ्रैक्चर्ड हिमालयन इनका पूरा ऐसे फेमस नेम है। इस पुस्तक के लेखक है निरुपमा राव। यह पुस्तक इस बात का पता लगाती है कि कैसे भारत और चीन के विवाद की उत्पत्ति एक जीवित इतिहास का हिस्सा बनती है, जो आज उनके टूटे हुए संबंधों को आकार भी देती है। इस जटिल पैनोरमा के समझना हम सभी के लिए सबक देता है, जो चीन और हिंद प्रशांत में इसकी रूपरेखा पर व्यापक दृष्टिकोण चाहते हैं। और निरुपमा राव पूर्व विदेश सचिव भी हैं। निरुपमा राव जी जो है, जो इस बुक के लेखक हैं, पूर्व विदेश सचिव भी हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व नदी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 26 सितंबर को।
हाल ही में 26 सितंबर को विश्व नदी दिवस मनाया गया है। विश्व भर में नदियों के समर्थन, संरक्षण की आवश्यकता में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए 2005 से हर साल 26 सितंबर को, फिक्स नहीं है कि 26 सितंबर को ये, लेकिन सितंबर के चौथे रविवार को विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। 2021 में यह 26 सितंबर को पड़ा है, तो विश्व नदी दिवस 26 सितंबर को मनाया गया है। विश्व नदी दिवस 2021 का थीम रहा है हमारे समुदायों में जलमार्ग, यानी कि वाटरवेज इन आवर कम्युनिटीज, जिसमें शहरी जलमार्गों के संरक्षण और मरम्मत की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया है, जो अक्सर तनाव में रहते हैं। विश्व नदी दिवस के संस्थापक और अध्यक्ष मार्क एंजेलो के अनुसार स्वच्छ मीठे पानी का महत्व कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण रहा है। विश्व नदी दिवस दुनिया भर में लाखों और लाखों लोगों के लिए एक साथ आने वाले स्वस्थ संपन्न जलमार्गों के महत्व को मनाने पर एक अवसर है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, देखिए आज टोटल 6 डेज से क्वेश्चन हो गया क्योंकि कल नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से 3 कल का है, 3 आज का है, 6 क्वेश्चन हो गया था। हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 26 सितंबर। हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया गया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंट हेल्थ ने हर साल 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की है। यह दिन दुनिया भर में पर्यावरणीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। वर्तमान स्थिति में यह दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया के अधिकांश हिस्सों में चल रहे कोरोना वायरस महामारी की स्थिति से उबरना जारी है। ऐसे समय में पर्यावरणीय स्वास्थ्य कार्यबल के महत्व को पहले से कहीं अधिक उजागर किया है। इस वर्ष यानी 2021 के विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस का थीम रहा है वैश्विक सुधार में स्वास्थ्य समुदायों के लिए पर्यावरण स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, यानी इस वर्ष का थीम है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने 26 से 29 सितंबर तक भारत के किस शहर में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करी है? तो दोस्तों यह कोलकाता शहर में की है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। भारतीय सेना कोलकाता में आयोजित करेगी विजय सांस्कृतिक महोत्सव। भारतीय सेना 26 से 29 सितंबर तक कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करेगी। यह महोत्सव भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्वी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान फिल्म स्क्रीनिंग, थिएटर, नाटक, संगीत समारोह और बैंड प्रदर्शन सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती की उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय वर्षों समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाएगा। यह यहाँ पर दिया हुआ है भारत पाक युद्ध के बारे में पूरे डिटेल से, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। 3 दिसंबर 1971 को यह शुरू हुआ था, 16 दिसंबर 1971 को यह शुरू हुआ था, यानी कि 16 दिन यह युद्ध चला था। यह बांग्लादेश के लिए स्वतंत्रता की भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य टकराव था, यानी कि बांग्लादेश की तरफ से भारत ने हेल्प किया था पाकिस्तान के विरुद्ध, जिससे कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया था। अब चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने किस वर्ष के बाद पहली बार वायु गुणवत्ता मानदंडों में संशोधन किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 2005। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों में कड़े संशोधनों की घोषणा की है। 2005 के बाद से WHO द्वारा वैश्विक वायु गुणवत्ता में यह पहला संशोधन है। नए दिशा निर्देशों में WHO ने ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर सहित वायु प्रमुख प्रदूषकों के लिए स्वीकार्य जोखिम स्तर को कम कर दिया है। अब जान लेते हैं इसमें भारत परिदृश्य क्या है। भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में से एक माना हुआ है। वायु प्रदूषण कई देशों में स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन गया है। नई दिल्ली 2020 में PM 2.5 की औसत सांद्रता अनुशंसित स्तरों से 17 गुना अधिक थी। प्रदूषण का स्तर भी मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में अनुशंसित स्तरों से अधिक है। अब बात हुई है WHO के बारे में, तो WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज a specialized agency of the United Nations responsible for international public health. The World Health Organization Constitution states its main objective as the
attainment by all peoples of the against possible level of health. That means WHO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि जिसका रिस्पॉन्सिबल है यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशन इसका जिम्मेदारी लेता है। जिम्मेदारी इसलिए लेता पूरे दुनिया भर में पब्लिक हेल्थ को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी लेता है। जैसे कि कोविड-19 आया था तो WHO ही कोविड-19 को पेंडेमिक घोषित किया था। ऐसे ही जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो WHO लेती है। जान लेते हैं WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में जिनेवा में है। इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को तथा इसके फाउंडर थे यूनाइटेड स्टेट, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस और अन्य कई देश। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेनाओं के लिए कितने मुख्य युद्धक टैंक MBT अर्जुन MK-1A खरीदने का ऑर्डर दिया है? तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 118 खरीदने का ऑर्डर दिया, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। रक्षा मंत्रालय भारतीय सेना के लिए 118 मुख्य युद्धक टैंक MBT अर्जुन MK-1 खरीदेगा। सेना की लड़ाकू धार को तेज करने के लिए हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री आबादी को 7,523 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया था। यह रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहला का समर्थन करेगा और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मदद भी करेगा। अर्जुन MK-1A टैंक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मुख्य युद्धक टैंक MK-1A अर्जुन टैंक का एक नया संस्करण है। इसे मारक क्षमता, गतिशीलता और उत्तरजीविता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। अर्जुन टैंक पिछले 15 साल से भारतीय सेना का हिस्सा है। इस कॉम्बैट वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान यानी कि CBRD द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इसका निर्माण चेन्नई में सरकार के भारी वाहन कारखाने में किया जाएगा। यह दिन और रात की परिस्थिति में काम कर सकता है और स्थिर और गतिशील दोनों तरीकों से लक्ष्य पर निशाना भी साध सकता है। तो यह है विशेषता अर्जुन MK-1A टैंक के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय गॉर्डन ब्राउन को वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए WHO राजदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह पूर्व प्रधानमंत्री है यूनाइटेड किंगडम के, जिनका नाम है माननीय गॉर्डन ब्राउन, यानी कि गॉर्डन ब्राउन उनका नाम है। ऑप्शन इसका सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम। यह इमेज में गॉर्डन ब्राउन को हाल ही में WHO के राजदूत नियुक्त किया गया है ग्लोबल हेल्थ फाइनेंस के लिए। WHO ने यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय गॉर्डन ब्राउन को वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण यानी ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO राजदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। 2009 के लंदन G20 शिखर सम्मेलन के नेतृत्व के अपने नेतृत्व के माध्यम से उन्हें दूसरी महामारी को रोकने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने विश्व के नेताओं को ऋण, विकास और नौकरियों को बहाल करने के लिए अतिरिक्त $1.1 ट्रिलियन देने के लिए प्रेरित किया था। बात हुई है WHO के बारे में, तो हम लोग पिछले ही क्वेश्चन में WHO के बारे में पढ़े, यहाँ पर फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। इसके अध्यक्ष है टेड्रोस अधोनाम, जिनेवा स्विट्जरलैंड का मुख्यालय है तथा इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। यह एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। सभी तरह की बातों को आप यहाँ पर भी रिवाइज कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको बताया गया था डिटेलिंग से। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध महिला अधिकार कार्यकर्ता कमला भसीन का निधन हो गया है। यह कौन थे? तो दोस्तों यह एक प्रसिद्ध लेखिका थे, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। यह इमेज में प्रसिद्ध महिला अधिकारकर्ता और प्रसिद्ध लेखिका कमला भसीन, ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। महिला अधिकार कार्यकर्ता और प्रसिद्ध लेखिका कमला भसीन का कैंसर से जूझते हुए निधन हो गया। उन्होंने 1970 के दशक में विकास के मुद्दों पर काम करना शुरू किया था और काम लिंग, शिक्षा, मानव विकास और मीडिया पर केंद्रित था। प्रसिद्ध कवि और लेखक के विशेष के रूप में लिंग सिद्धांत और नारीवाद पर कई किताबें भी इन्होंने लिखी है, जिनमें से कई का 30 से अधिक भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है। यानी कि यह एक फेमस महिला अधिकार कार्यकर्ता और लेखिका थे। अब चलते हैं आज के अगले रात के अंतिम प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने F1 रूसी ग्रैंड प्रिक्स, रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती है? तो दोस्तों इस ग्रैंड प्रिक्स को लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ऑप्शन है इसका सही जवाब है। लुइस हैमिल्टन ने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती है इमेज में लुइस हैमिल्टन ने, जिन्हें मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है,
इन्होंने F1 रूसी ग्रैंड प्रिक्स जीती है, यह उनकी 100वीं ग्रैंड प्रिक्स जीत है। यह हैमिल्टन की जीत की 5वीं सीजन है और जुलाई में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के बाद उनकी यह पहली जीत है। मैक्स वर्स्टैपेन, जिसे रेड बुल ऑफ नीदरलैंड कहा जाता है, दूसरे स्थान पर है, जो कि कार्लोस साइंज जूनियर, जिसे फेरारी ऑफ स्पेन कहा जाता है, रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 में तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो हम लोग जान लिए कि फर्स्ट पर लुइस हैमिल्टन, सेकंड पर मैक्स वर्स्टैपेन, तो थर्ड पर कार्लोस साइंज जूनियर रहे हैं, जो कि फर्स्ट है ग्रेट ब्रिटेन का, सेकंड है नीदरलैंड का तथा थर्ड है स्पेन का। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। कल का वीडियो का अंतिम प्रश्न था, कल तो ऐसे हो नहीं पाया था, परसों का है, वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सब्सिक्वेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो दोस्तों 30 तारीख को यानी 30 सितंबर को पहले के से जो वायुसेना प्रमुख थे RKS भदौरिया जी, राकेश कुमार भदौरिया जी, उनको रिटायरमेंट है, उसके उनके जगह पर VR चौधरी को नियुक्त किया जाएगा, यानी पहले से ही सब्सिक्वेंट चीफ के रूप एयर ऑफ स्टाफ के रूप में इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अब चलते हैं आपके लिए आज का प्रश्न। आपके लिए आज का प्रश्न, चिकित्सा उपकरण पार्कों के संवर्धन के लिए योजना का कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? आपको यह बताना है कि व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल आउटले ऑफ द स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब चुनना है तथा कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताना है। आशा करता हूँ आप कल के प्रश्न का सही जवाब अच्छी तरह से दिए होंगे तथा प्रत्येक दिन से बनने वाले डेज को आप कमेंट बॉक्स से सीरियल वाइज से लिखा कीजिए, ताकि आपको लिखते लिखते आपको डेज पूरे ध्यान में रहे और डेज कभी भूल ना पाए, जो कि इंपॉर्टेंट व्यू से 1 से 2 क्वेश्चन बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों यह था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करना भूलें ही नहीं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी को फॉलो कर सकते हैं। PDF फाइल पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। सभी सोशल मीडिया का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।